हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्लास 12 का टॉपिक है। सब्जेक्ट जैसा कि आप जान रहे हो बायो है, बायोलॉजी है ना। क्लास 12 का जो मैं टॉपिक आपके सामने आज डील करने जा रहा हूँ, इसी का अगला सीरीज मेरा आगे बढ़ता रहेगा अब। और ये टॉपिक है एक्चुअली में इकोलॉजी। हम लोग इसी यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, इकोलॉजी। देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट माना जाता है आपके सराउंडिंग्स को स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो आपका यही है कि टू स्टडी अबाउट योर सराउंडिंग्स, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो इसका है वो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि इकोलॉजी में लगभग 8 to 10 क्वेश्चंस जो है आपको इस टॉपिक से आते हैं। एक्चुअली में ये 8 to 10 क्वेश्चंस जो है ना वो 4 अलग अलग चैप्टर है। एक्चुअली में इकोलॉजी जो आप देख रहे हो, इकोलॉजी जो है उसमें 4 बेसिक चैप्टर्स बताए गए हैं आपको एनसीईआरटी में। वो 4 चैप्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। और इस 4 चैप्टर में आप देखिएगा तो क्या क्या मिलेगा आपको। तो आपको मिलेगा सबसे पहला चैप्टर जो आज हम लोग डील करने जा रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये आपका सबसे फर्स्ट यूनिट मिलेगा इसमें। फर्स्ट चैप्टर जो आपको मिलेगा ये यही मिलेगा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। दूसरा चैप्टर जो आपको इसमें मिलेगा दैट इज इकोसिस्टम। दूसरा चैप्टर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इकोसिस्टम मिलेगा। और नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटीज एंड कंजर्वेशन, ओके। और सबसे लास्ट यूनिट जो आपका मिलेगा वो मिलेगा एनवायरमेंटल इशू, है ना। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात करेंगे। तो ये 4 बेसिक चैप्टर आपको इकोलॉजी में दिए गए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ बात करेंगे आपसे। और धीरे धीरे इस वीडियो को मैं आपको सीरीज पैटर्न में आगे बढ़ाता जाऊंगा, ओके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अब ये समझ लें कि व्हाट इज इकोलॉजी। एक्चुअली इकोलॉजी है क्या। देखो एक्चुअली में ये जो इकोलॉजी है ना, ये 2 टर्म से आया है, ओइकोस एंड लोगोस। आपको पता है ओइकोस का मतलब क्या होता है, दैट इज हैबिटेट। इसका मतलब क्या होता है, हैबिटेट मतलब आवास, और लोगोस मतलब स्टडी। एक्चुअली में आवास का स्टडी है। अब आवास तो भाई बहुत टाइप का हो सकता है। अगर छोटे स्तर पे देखें तो आपका घर एक आवास है, आपका टाउन भी आपका आवास हो सकता है, इवन पूरा अर्थ ही आवास हो सकता है। तो आवास तो अलग अलग होता है, रेंज उसका अलग अलग है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसी का स्टडी है ये इकोलॉजी। एक्चुअली में इसी टर्म से आया है। और अच्छा, अगर हम लोग देखें ये टर्म किसने दिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम लोग टर्म को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये टर्म यूज किया गया था रीटर के द्वारा। सबसे पहले ये टर्म रीटर के द्वारा यूज किया गया था, लेकिन इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो था ना उसको देने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे अर्नस्ट हैकेल। प्रॉपरली यूज्ड एंड डिफाइंड बाय अर्नस्ट हैकेल, है ना। अर्नस्ट हैकेल जो थे ना इसको प्रॉपर वे में डिफाइन किए थे, इसको प्रॉपर वे में बताया था, उन्होंने ही ज़्यादा यूज़ किया था। तो आप देखिएगा अगर आपके ऑप्शन में जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा है और आपके ऑप्शन में अगर रीटर है तो आप रीटर ऑप्शन में डाल सकते हो, अदरवाइज अर्नस्ट हैकेल इज द मेजर आंसर, यही आपका आंसर होगा, ओके। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने समझा इकोलॉजी क्या चीज़ होता है, सॉरी इकोलॉजी किस टर्म से आया है, मैंने पहले ये आपको बता दिया। अभी मैंने ये नहीं बताया आपको कि क्या होता है। हमने ये भी जान लिया कि भाई कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस टर्म का यूज़ किया था।
कुछ और भी बात कर लेते हैं। जब इतना बात हम लोग कर रहे हैं तो एक और भी बात कर लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी के बारे में। देखो, फादर ऑफ इकोलॉजी के रूप में थियोफ्रास्टस को ही बोला जाता है ना, थियोफ्रास्टस को बोला जाता है। जबकि मॉडर्न इकोलॉजी को अगर आप देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, ठीक ना। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी को देखते हैं, जिन्होंने मॉडर्न व्यू दिया पूरे इकोसिस्टम को, दैट इज एविसन यूजेन ऑडम। क्या नाम था उनका? यूजेन ऑडम, है ना। इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। ओके, अब देखिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज एक्चुअली इकोलॉजी। टर्म तो आप समझ ही गए कहां से इसका ऑरिजिन है। अब इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो, जनरल सेंस में अगर हम लोग कहें तो इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, है ना। ये लाइफ साइंस का वो ब्रांच है दैट डील्स अबाउट इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट म्यूचुअली, है ना। ये ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के म्यूचुअल इंटरैक्शन का जब हम लोग स्टडी करते हैं ना, लाइफ साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म और इसके क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट के म्यूचुअल इंटरैक्शन को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। यही है हमारा इकोलॉजी। ओके, अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि इकोलॉजी में, अच्छा एक और मैं बात बता दूं, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देना आपको बहुत जरूरी बनता है। दैट वाज रामदेव मिश्रा। ही वाज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। किसको बोलेंगे हम लोग? दैट वाज रामदेव मिश्रा, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, रामदेव मिश्रा। अब देखिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो इकोलॉजी है इसमें ऑर्गेनिज्म तो हम लोग समझ रहे हैं। अब ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशनशिप होता है? व्हाट आर द मेजर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट? देखो, इसके लिए सबसे पहले ऑर्गेनिज्म तो आप ऑलमोस्ट लगभग समझा हुआ टॉपिक है आपका, तो हम लोग समझते हैं इन्वायरमेंट। ये मेरा मेजर टॉपिक होगा, इन्वायरमेंट। ओके, तो देखिए, अगर हम लोग इन्वायरमेंट को देखते हैं तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग। मतलब हमारे चारों तरफ या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो सराउंडिंग्स है ना। हम लोग बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट का मतलब मैं क्या बताऊं आपको? सराउंडिंग्स, है ना। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो सराउंडिंग्स अवेलेबल है, दैट इज एक्चुअली इन्वायरमेंट, दैट इज एसोसिएटेड विद इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग इसको डिफाइन क्या कहेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस ऑर्गेनिज्म बाई डिफरेंट मीन्स, है ना। इन्वायरमेंट क्या है? दिस इज एक्सटर्नल फैक्टर्स which influences organism by different means, है ना। मतलब अलग अलग मीन्स से वो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है ना। तो डिफरेंट मीन्स का मतलब जनरली क्या होता है? फिजिकल मीन्स। मतलब ये फिजिकली, ये हम लोग क्या कर सकते हैं? बाई फिजिकल मीन्स, है ना। इंटरनली मतलब नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है कि उसके बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ना। बट दैट इज अ काइंड ऑफ इवोल्यूशन, वो इवोल्यूशनरी सिस्टम है। ए काइंड ऑफ एडेप्टेशन भी कर सकते हैं, एडेप्टेशन का सिस्टम है। हालांकि इसका भी इन्वायरमेंट में बहुत ही मेजर रोल होता है, लेकिन बेसिकली अगर हम लोग कहें तो मेन रूप से ये एक्सटर्नली इसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है
कि इन्वायरमेंट को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। क्या अलग कर सकते हैं? तो एक देखिए हम लोग बोलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं एबायोटिक इन्वायरमेंट, और एक क्या हो जाएगा, दैट इज फिजिकल होगा तो एक क्या होगा, बायोटिक। एक क्या हो जाएगा, बायोटिक। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो पाए जाते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और सराउंडिंग्स जो उसका होता है वो भी, मतलब फिजिकल सराउंडिंग जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गया, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरह से उसको इन्फ्लुएंसिंग करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि हाउ डज वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू इकोसिस्टम। एक्चुअली में लिविंग ऑर्गेनाइजेशन जब आप पढ़ते हो तो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक अलग होता है, जहां लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में सबसे हायर ऑर्डर में सबसे हायर पार्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म को माना गया है। तो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोग देखें तो सबसे हायर किसको माना जाता है, दैट इज बायोस्फीयर को माना गया है। ठीक ना, तो देखते हैं उसको हम लोग बात कर लेते हैं पहले किसके बारे में, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले क्या आना है, ऑर्गेनिज्म। अब देखो जब ऑर्गेनिज्म आपस में, व्हेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंबाइन टुगेदर, तब हम लोग कहते हैं क्या, दैट इज पॉपुलेशन। जब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं बाय डिफरेंट मीन्स, अलग अलग मीन्स के द्वारा अपने प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो अपने प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो लिविंग एक्टिविटीज हो या फिर इंटरब्रीडिंग हो, तो वो किस टर्म में करते हैं, पॉपुलेशन के टर्म में। एक्चुअली में पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिमिलर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन होता है। अब पॉपुलेशन जब कंबाइन करता है, व्हेन पॉपुलेशन आर ग्रुप टुगेदर, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। कम्युनिटी बहुत टाइप का हो सकता है, जैसे मान लो प्लांट का, एनिमल का कम्युनिटी हो सकता है, प्लांट का कम्युनिटी हो सकता है, माइक्रोब्स की कम्युनिटी हो सकती है, डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज हो सकते हैं। एनिमल में बहुत सारे एनिमल्स आ सकते हैं, देयर आर नंबर ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप टुगेदर। प्लांट में बहुत टाइप के प्लांट एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रह सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रह सकते हैं। माइक्रोब्स, नंबर ऑफ माइक्रोब्स आर एसोसिएटेड टुगेदर एट अ पर्टिकुलर हैबिटेट और एट अ पर्टिकुलर एरिया, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी। अब कम्युनिटी जब ग्रुप करता है तब बनाता है क्या भाई, तो बनाता है इकोसिस्टम। कम्युनिटी जब ग्रुप करता है तो क्या बनाता है, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या हो सकता है भाई, तो इकोसिस्टम में बेसिकली कह सकते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ कम्युनिटीज आर लाइव टुगेदर, आइदर प्लांट, एनिमल और माइक्रोबियल कम्युनिटीज सब एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, तो क्या है वो, इकोसिस्टम, है ना। यहाँ पे एक और मैं बात बता दूं, अगर हम लोग कहें कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या है और स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम क्या है, ये क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है और आता भी है ना, तो आप देखिएगा मैं यहीं पे इंफॉर्मेशन दे देता हूँ स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम का। तो स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम में क्या आता है, यू कैन से अ ड्रॉप ऑफ वाटर, है ना, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, बिकॉज अ ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एसोसिएटेड हो सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट इकोसिस्टम का, तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम में क्या आता है, तो आपका अर्थ जो है वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, सो दैट इज अर्थ। अर्थ जो हमारा है वो क्या है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम हो गया, मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म हुआ, पॉपुलेशन हुआ, कम्युनिटी बना, कम्युनिटी के बाद क्या बन गया, इकोसिस्टम। अब जब इकोसिस्टम कंबाइन करेगा, व्हेन इकोसिस्टम्स आर कंबाइंड टुगेदर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडस्केप, व्हेन इकोसिस्टम्स आर कंबाइंड टुगेदर। ओके, लैंडस्केप आने के बाद फिर क्या हो जाएगा, जब लैंडस्केप कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, दैट इज बायोम। एक्चुअली दैट इज व्हाट, बायोम। जब लैंडस्केप आपस में कंबाइन करेगा ना तो क्या बनाएगा, वो बायोम का फॉर्मेशन करेगा। ओके, बायोम देखिए अलग अलग टाइप का हो सकता है। बायोम को अगर हम लोग देखें, मान लीजिए मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बात करता हूं,
मैं यहाँ बता रहा हूँ बायोम का कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ। अगर हम लोग इंडियन जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर बायोम को देखें तो आप देखिएगा बायोम के रूप में फॉरेस्ट को अगर हम लोग बांट सकते हैं, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, डेजर्ट होता है, इवन कोस्टल एरियाज होता है। मैंने क्या क्या बताया, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडियस हो गया, फिर मैंने डेजर्ट का बात किया, फिर मैंने बताया कोस्टल रीजन का, है ना, कोस्टल रीजन। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स अकर नॉट ओनली इन इंडियन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन कॉन्टिनेंट बेसिकली जो कॉन्टिनेंट होते हैं ना उसके अंदर ऐसा होता है। तो अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है, आप देखिएगा उसका क्लाइमेटिक कंडीशन उसका सब अलग अलग होता है। एवरेज टेम्परेचर अगर आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का देखिएगा तो कितना आएगा, सो दैट इज अबाउट 23 to 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। जैसे मान लीजिए वेस्टर्न घाट हो गया, नॉर्थ हिमालयन जोन हो गया, ये सब क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आता है। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडिवस का, है ना, ट्रॉपिकल डेसिडिवस का अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा भाई, तो टेम्परेचर जो होगा मतलब इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, सो दैट इज अबाउट 20, ये लगभग 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और इसका होता है 23 to 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का, है ना। जनरली ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है कि दो अलग अलग सीजन होते हैं, क्योंकि डेसिडियस का मतलब ही यही होता है कि 2 डिफरेंट सीजन्स। 2 डिफरेंट सीजन करने का मतलब क्या कि वहाँ पे आपको क्या होगा, समर सीजन भी आएगा और रेनी सीजन भी आएगा। तो समर और रेनी सीजन के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि रेनी सीजन में उसका ग्रोथ प्रॉपर वे में होता है, जबकि समर सीजन जो होता है उसमें क्या होता है, वो उसका ग्रोथ जो होता है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, लीव्स वगैरह जो होता है गिरना शुरू हो जाता है, ये सब समस्या शुरू हो जाती है उसके अंदर। तो वैसे कंडीशन में वो अपने आप को सर्वाइव रखता है ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं डेसिडिवस। डेजर्ट की अगर हम लोग बात करें तो आप जानते होंगे कि कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट, दो टाइप के अलग अलग डेजर्ट है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, बेसिकली सकुलेंट प्लांट्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं उसके अंदर। ओके, अगर हम लोग कोस्टल रीजन का देखें तो जनरली कोस्टल रीजन में क्या होता है, मैंग्रोव्स वगैरह डेवलप करते हैं। इसमें जो बेसिकली डेवलपमेंट होता है वो किसका होता है, मैंग्रोव्स का होता है। तो ये अलग अलग टाइप के बायोम्स जो है वो इंडियन या फिर डिफरेंट टाइप के जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं या फिर अलग अलग जो कंट्रीज हैं उसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, अब जब बायोम एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा तब हमारा क्या बनाएगा, बायोस्फीयर। और यही बायोस्फीयर जो है वो क्या है, लार्जेस्ट कैटेगरी है किसका, इकोलॉजिकल हियरार्की का। इसको हम इकोलॉजिकल हियरार्की भी बोल सकते हैं। तो इकोलॉजिकल हियरार्की में सबसे स्मॉलेस्ट में कौन आएगा, ऑर्गेनिज्म, और सबसे लार्जेस्ट में कौन आएगा, दैट इज बायोस्फीयर, जिसमें हमारा अर्थ बिलोंग करता है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से हमने देखा कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एसोसिएटेड विद इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजी। इकोलॉजी से रिलेटेड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का क्या लेवल है। अब जब इस चीज को हम लोग समझ गए हैं तब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फैक्टर्स रिलेटेड टू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से रिलेटेड या इकोलॉजी से रिलेटेड वो कौन से फैक्टर हैं जिसके बारे में मैंने बात किया था आपसे, दैट इज फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर, दैट इज एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। तो हम लोग उसी पर बात करने जा रहे हैं अब आपसे। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम का। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम को मैंने बताया था दो कैटेगराइजेशन हम लोग करेंगे, एक को बोलेंगे एबायोटिक फैक्टर और दूसरे को बोलेंगे बायोटिक फैक्टर। ओके, अब देखिए एबायोटिक फैक्टर को हम लोग देखते हैं। एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर जो है उसको हम लोग 3 बेसिक अलग अलग पार्टों में बांट सकते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक फैक्टर हो गया, इडाफिक फैक्टर हो गया और टोपोग्राफिक फैक्टर हो गया। इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक फैक्टर, नेक्स्ट क्या हो जाएगा इडाफिक फैक्टर और नेक्स्ट हो जाएगा टोपोग्राफिक फैक्टर। ओके, एटमॉस्फेरिक फैक्टर को अगर आप देखिएगा तो इसमें फिर अलग अलग आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक फैक्टर में लिथोस्फीयर आ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर आ जाएगा, ये सब भी बिलोंग करता है इससे रिलेटेड। ओके, तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर में बेसिकली हम कह सकते हैं लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई या फिर वाटर हो गया और विंड हो गया। इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें देखिए आ जाएगा लाइट,
इसमें आ जाएगा टेम्परेचर, इसमें आ जाएगा वाटर, और क्या आ जाएगा विंड। देखिए ये 4 बेसिक चीजें आती हैं किसमें, तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर में। अगर हम लोग एडाफिक फैक्टर को देखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, फैक्टर्स रिलेटेड टू सॉइल से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं एडाफिक फैक्टर। ओके, अब अगर हम लोग टोपोग्राफिक फैक्टर को देखें तो ये क्या होता है, तो ये क्या होता है एक्चुअली में ज्योग्राफिकल पैटर्न से रिलेटेड होता है ना, जिसमें कि सरफेस बिहेवियर ऑफ अर्थ हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, स्लोपिंग हो गया, लैटिट्यूड हो गया, ये सब होता है। तो ये किससे रिलेटेड होता है, सरफेस बिहेवियर ऑफ अर्थ, है ना, सरफेस बिहेवियर ऑफ अर्थ, या फिर ज्योग्राफिकल पैटर्न भी कह सकते हो आप, ज्योग्राफिकल पैटर्न कह सकते हो आप। ज्योग्राफिकल पैटर्न में क्या आ जाएगा, जैसे एल्टीट्यूड हो गया, लैटिट्यूड हो गया, ठीक ना, इवन स्लॉपिंग हो गया, स्लॉप हो गया, ABC कर देता हूं, तो ये हो गया आपको जिसको हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर। ओके, तो ये अलग अलग टाइप के कैटेगराइजेशन देखे गए हैं एबायोटिक फैक्टर में। हम लोग मेन रूप से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको टेम्परेचर पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, वाटर विंड, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है, फिर सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अब देखिए, अब जो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो टॉपिक मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, एक और मैं पहले बात बता दूं, बायोटिक फैक्टर को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका कैटेगराइजेशन क्या हो जाएगा, इसमें आप देखिएगा तो प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, इसमें कंज्यूमर्स आ जाएंगे, इसमें डिकम्पोजर्स आ जाएंगे, ठीक ना, तो ये सब आ जाते हैं। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एक लास्ट टॉपिक मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। वो टॉपिक होगा कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड। अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में डिफरेंट बायोम्स में डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर पे जो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो क्या है। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि व्हाट काइंड ऑफ डेड मैटर और डिकम्पोज्ड मैटर गेट प्रेसिपिटेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर रीजन, और इवन व्हाट इज द बायोमास लोकेटेड इन पर्टिकुलर बायोम एट डिफरेंट टेम्परेचर। एक्चुअली में इस टॉपिक से आपको ये आइडिया मिल जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन to maintain or to enhance the biotic factor or the biomass। ओके, तो देखिए ये फैक्टर क्या है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किससे रिलेटेड है आप देखिएगा। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पे आपको दिया गया है क्या, टेम्परेचर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर, और इस जोन में आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इस जोन में आपको मिलेगा मीन एनुअल प्रेसिपिटेट, है ना। ये दो बेसिस के आधार पे, 2 डिफरेंट बेसिस के आधार पे आपको बताया गया है कि व्हाट आर द रोल ऑफ वेरियस रेंज ऑफ टेम्परेचर टू एक्यूमुलेट बायोमास एट पर्टिकुलर रीजन। तो आप देखिएगा इसमें चर्चा किया गया है किस चीज का, तो आप पाओगे क्या मिलेगा आपको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट नहीं कह सकते, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेगा आपको। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, दैट इज आर्कटिक जोन का जो फॉरेस्ट होता है, या फिर अल्पाइन टुंड्रा भी बोल सकते हैं आप इसको। मैं यहां लिख देता हूं अल्पाइन टुंड्रा। ओके, अल्पाइन टुंड्रा। और क्या मिलने जा रहा है आपको, दैट इज कोनिफेरस। आपको क्या मिलेगा, तो कोनिफेरस मिलेगा। उसके अलावा आपको मिलेगा टेम्परेट, और टेम्परेट के बाद फाइनली जो आपको मिलेगा दैट इज डेजर्ट।
ओके। और इसके बाद एक और मैं बता दूं, दैट इज ग्रासलैंड। अब देखिए एक्चुअली में मैंने जो इसको कैटेगराइज किया है उसका कुछ खास तरीका है, मतलब एक खास तरीके से मैंने कैटेगराइज किया है। खास तरीका कहने का मतलब क्या होता है मेरा, कि व्हाट आर द वेरियस रेंज ऑफ टेम्परेचर जिसके ऊपर इसका सर्वाइविंग है ना। तो आप पाओगे क्या कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल जोन जो होता है, उसका टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है अबाउट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ये रेंज ऑफ टेम्परेचर डाला हुआ है इसका, है ना। उसके बाद हमने शामिल किया है किसको, आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा को। तो इसका आप देखिएगा तो कितना दिया हुआ है, लगभग -10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक। ओके। फिर अगर आप कोनिफेरस में आते हो तो कोनिफेरस में ये क्या मिलेगा, दैट इज अबाउट 0 to 12 डिग्री सेल्सियस। फिर आप टेम्परेट जोन में आते हो तो क्या मिलेगा, दैट इज अबाउट 10 to 22 डिग्री सेल्सियस के लगभग में है। ये सब एवरेज रेंज में बात कर रहा हूं। डेजर्ट का अगर आप आते हो तो क्या मिलेगा, दैट इज 5 to 23 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप ग्रासलैंड के बारे में बात करते हो, दैट इज अबाउट 3 डिग्री सेल्सियस to 25 डिग्री सेल्सियस। अब आप समझो, ये जो कैटेगराइजेशन हमने किया है ये ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टेम्परेचर किया है। मतलब सबसे लो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे अगर, मतलब रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करो, इसके बीच का जो टेम्परेचर का रेंज है वो कितना है, अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ही अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। वहीं पे इसको अगर हम लोग देखें तो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के रेंज में अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। ये भी लगभग देखो 12 डिग्री सेल्सियस है ना कोनिफेरस, और ये जो टेम्परेचर है वो लगभग 12 डिग्री सेल्सियस के रेंज में अपने आप को सर्वाइव कर रहा है या अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। वहीं पे अगर हम लोग इसको देखें तो लगभग 20 से अबव है, मतलब 20 से ऊपर के लगभग में। और ये भी मतलब दोनों के बीच को अगर हम लोग देखें तो सबसे मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर जो वेरिएबल होता है, सबसे मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर पे कौन सर्वाइव कर रहा है, सो दैट इज ग्रासलैंड। तो अगर इसका हम ऑर्डर लिखें इसके हिसाब से, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेंज के हिसाब से, तो सबसे मैक्सिमम में कौन कर रहा है, दैट इज ग्रासलैंड। सबसे मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सर्वाइव कौन कर रहा है, ग्रासलैंड। उसके बाद किसका नंबर आता है, तो डेजर्ट का नंबर आता है। उसके बाद किसका नंबर आता है, तो टेम्परेट का नंबर आता है। उसके बाद किसका आता है, तो कोनिफेरस का नंबर आता है। उसके बाद आप देखिएगा तो अल्पाइन का आएगा, अल्पाइन का आएगा। और सबसे लो रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो किसका है, ट्रॉपिकल का है। तो कहीं ना कहीं ये आपका एक अच्छा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर और मिनिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर पे। अब हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर के हिसाब से बात कर लिया, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके आधार पे, तो मीन एनुअल प्रेसिपिटेट के आधार पे, कि सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेट कहाँ बनता है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है इसी रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, 20 to 25 के बीच में। तो आप पाओगे क्या, आप जब उस प्रॉपर ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ में आपको क्या पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। तो आप देखिएगा सबसे मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन जो होता है तो सबसे ज्यादा किसका मिलने जा रहा है, ट्रॉपिकल का। सबसे मैक्सिमम आपको जो प्रेसिपिटेशन मिलेगा वो किसका मिलेगा, ट्रॉपिकल का मिलेगा। उसके बाद आप देखिएगा तो किसका मिलेगा, कोनिफेरस का मिलेगा आपको, है ना। आप ग्राफ को देखोगे ना तो ग्राफ में ये प्रॉपर वे में आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप ग्राफ को अपने सामने जरूर रखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ये टॉपिक। ओके, तो कोनिफेरस का मिल जाएगा। कोनिफेरस के बाद आप देखिएगा कि किसका सबसे मैक्सिमम है ना, सॉरी किसका सबसे मिनिमम है। हम लोग मैक्सिमम से मिनिमम में जा रहे हैं, तो किसका सबसे मिनिमम है, तो दैट इज टेम्परेट। किसका मिलेगा आपको, टेम्परेट का मिलेगा। टेम्परेट के बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको किसका मिलेगा, तो दैट इज अल्पाइन। किसका मिलेगा, तो अल्पाइन का मिलेगा। अल्पाइन से भी अगर आप आगे बढ़ोगे तो फिर किसका मिलेगा, तो सबसे फिर आ जाएगा ग्रासलैंड का। किसका आ जाएगा, ग्रासलैंड का आ जाएगा। और ग्रासलैंड से भी आप आगे बढ़ोगे तो मिलेगा किसका, डेजर्ट का। मतलब सबसे कम आपको किसका मिलेगा, डेजर्ट का।
मतलब डेजर्ट में एनुअल प्रेसिपिटेशन सबसे कम है और ट्रॉपिकल में एनुअल प्रेसिपिटेशन सबसे ज़्यादा है। रीज़न क्या है? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट? देखिए, इसका बेसिक रीज़न जो पड़ता है ना, वो एक्चुअली में क्लाइमेटिक कंडीशन है ना। मतलब टेम्परेचर भी उसको सपोर्ट कर रहा है उस प्रेसिपिटेशन के लिए, और साथ में सपोर्ट कौन कर रहा है? तो सपोर्ट कर रहा है वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब क्या? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर हो गया, लैटिट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, ये सारी चीज़ उसको सपोर्ट करते हैं। तो इन सारे चीज़ों के को समझने के बाद हमको एक बेसिक आइडिया मिलता है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और फिजिकल इन्वायरमेंटिक फैक्टर ऑन द पर्टिकुलर हैबिटेट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के किसी खास हैबिटेट में इसका क्या रोल होता है। ओके, तो अब इसके बाद ये सारे टॉपिक आप समझ गए होंगे। इसके बाद का जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा एबायोटिक फैक्टर से रिलेटेड, दैट इज टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, इससे रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे आपसे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। एक बार फिर से थैंक यू।